सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं हूं विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट और थारा दोस्त। आज मैं तमने मिलवान लग रहा हूं झज्जर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो एमएलए पद के लिए दावेदार थे, एमएलए प्रत्याशी डॉक्टर राकेश। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक दो सवाल पूछने के लिए कई दिन से हम कोशिश कर रहे थे, आज आपके बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा टाइम मिला है। एक सबसे बड़ा जो आज के दिन सवाल है, हमारी जनता जो है बहुत घनी परेशान हो रही है। एक चीज़ न सोच के हमारे जितने कृषक भाई हैं, जितने भी किसान भाई हैं, जो कृषि विधेयक के है असल में, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी आपके चैनल के माध्यम से पहले सभी किसान भाइयों को राम राम। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कृषि विधेयक जो है वो मूल रूप में विधेयक है क्या, इसके 3 हिस्से हैं, वो क्या क्या हैं। पहला तो अपने किसान के लिए सरकार ने एक विधेयक को पास किया है कि भाई किसान अपनी फसल को, अपनी पैदावार जो वो करता है उसको कहीं भी बेच सकता है। वो मार्केट को किसान भाई के लिए ओपन कर दिया है। इसी का दूसरा हिस्से में एक बात आती है कॉरपोरेट फार्मिंग की। कॉरपोरेट फार्मिंग अनुबंध कह लो, ठेकेदारी कह लो, जिस तरह से भी हम पहले भी अपने ज़मीन को बोने के लिए दूसरे को देते हैं और उससे भाई कोई 40,000 में देता है किले का, कोई 50 में देता है, कोई 20 में भी देता है। हर जगह पे ये अलग अलग रेट है। और अब वो मौखिक होता था। पहले आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें मौखिक थी, एक दूसरे के भरोसे पे थी, सब चीज़ें ठीक ठाक थी। तो अभी कॉरपोरेट फार्मिंग का एक विषय इसके अंदर दूसरे उसमें लिया गया है और उसको पूरी तरह से लिखित रूप में लाने का एक प्रावधान किया गया है। प्रावधान तो किया है डॉक्टर साहब। मैं एक बात और पूछना चाहूँ, जो किसान भाई हैं इस बात पर परेशान है कि उन्हें एमएसपी पूरा नहीं मिलेगा, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है उनका वो कम मिलेगा। उन्होंने इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताऊं, जहाँ तक इस विधेयक की बात है, पहले हम अपने किसान के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर, हम अपने झज्जर में भी देखते हैं तो अब जोत कम होगी। आप इस बात को मानते होगे सारे के सारे कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और अभी हम औसतन अगर हम देखते हैं तो हमारी जोत 2-2.5 किले की एवरेज जो है ना, एक किसान के पास एवरेज में 2-2.5-3 किले मैक्सिमम लगा लो। जो बड़े किसान हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होगी और 50% तो लगभग इस तरह के हैं और कईयों के पास तो 1.5 किला, 1 किला, इससे भी कम की जो ना अपना ज़मीन है। तो वो किसान बुरी तरह से फंस गया और उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसीलिए उसको फ्री भी कर दिया कि अपने माल को, अपने उत्पाद को कहीं भी बेचो, और उसको एक तरह से सहारा लगाया है कि भाई कॉरपोरेट फार्मिंग, जिसको अनुबंध के आधार पे खेती बाड़ी हम कहते हैं, कि बहुत सारे दूसरे देशों में भी अब हम कोई भी 1 किले की फसल से अगर आमदनी का हिसाब लगाएं तो साल में उसको मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये का हिसाब किताब बनता। लेकिन जब भी हम मिल कर के फार्मिंग करेंगे, अब 2 किले वाला एक ज़मींदार है, वो एक ट्रैक्टर खरीद ले, कृषि उपकरण खरीद ले, और उसके पड़ोस में भी 2 किले का ज़मींदार है, वो भी ट्रैक्टर खरीद ले और वो सारे कृषि उपकरण खरीद ले, तो इससे उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर वो मिलके जो सुझाव इस विधेयक के हिसाब से आया है कि एफपीओ बना लें, अपना ही ग्रुप बना लें, अपने ही लोगों के साथ मिलके 10-20 किसान भाई मिलके अपनी ही संस्था बना लें, उस संस्था के अपनी ज़मीन को उसके अंतर्गत करके और पूरी रूप से बढ़िया तरीके से खेती करें, तो 20 किले 25 किले एक ट्रैक्टर से काम चल जाएगा। खेती का जो हमारा खर्चा है वो घट जाएगा और किसान को इससे फ़ायदा होगा, सभी भाइयों का हिस्सा होगा। मुश्किल क्या है कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि आज हम मान लो एक ने जीरी बो रखी है, दूसरे ने इसके बाड़ी बो दी साथ में, या कुछ और सही फसल कर दी, तो वो दूसरी फसल खराब होने का डर रहता है। जब हम इस प्रकार से अनुबंध की खेती मिलजुल के करेंगे, जब इसको हम करना शुरू कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा वो नुकसान भी कम होगा, हमारा खर्चा भी कम आएगा और इसके साथ साथ
हम पशुपालन को भी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे जो है ना इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है, और वो चाहें तो भंडारण के लिए भी अपना सारा का सारा सिस्टम बना करके, जिस पे सरकार कई चीज़ों पे तो 80% की सब्सिडी दे रही है किसान को, वो फ़ायदा उठाएं। और जो ये बहकाने वाली बात है भाई, वो बहकाने वाली बात तो ये है कि भाई इसमें अंबानी आ जाएगा, अडानी आ जाएगा और बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी, अपने सारे किसान भाइयों को भी एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने अपने गांव में एक एक दो दो FPO बना लो, और जिस तरह से उसमें अपने सारी चीज़ों का प्रावधान सरकार आपको करवा के दे रही है, इससे आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को इसका फ़ायदा मिलेगा और हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो आप कह रहे हो कि अपना जो उत्पाद है वो हम किसी दूसरे राज्य में जाकर बेच सका, हाँ, एक दिमाग में एक सबका यह टेंशन है, भाई यहाँ पे हमारा 1800 रुपये का रेट मिल रहा है, यदि हम वहाँ दूसरे राज्य में जाकर 2000 में बेचेंगे तो ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, उस चीज़ में फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो ये कि जो एक MSP की बात कर रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं, MSP का इस विधेयक से कोई लेना देना नहीं है। MSP सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले फिर बढ़ा दिया। आप ये देखेंगे कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए पिछले 2014 से पहले का MSP देख लो आप, और 14 के बाद आज का MSP देख लो आप, लगभग इसके अंदर मतलब आप ये देखेंगे कि 400 से 700-800 रुपये का हर एक अलग अलग चीज़ पे इसका फ़र्क है। और बाजरे का रेट जो पहले 1100-1200 रुपये हुआ करता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की चिंता करते हुए आज 2100 के आसपास है, और भी बढ़ा दिया। दलहन पे, तिलहन पे, इन सब पे, गेहूं पे भी जो है हमारा MSP कल परसों भी 50 रुपये बढ़ा दिया। तो ये काम वो कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि MSP से और मंडी का इसमें कोई भी हानि नहीं है। जो किसान भाई जिसको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, वो अपना उत्पाद को लाकर मंडी में बेच दे, वो MSP पे भी बिक जाएगा। और अगर अपने उत्पाद को यूँ बेचना है कि भाई मैं ज़्यादा पैसे में बेच दूँ, भाई एक रेट फिक्स हो गया कि भाई सरकारी मंडी में जाके आप अपना MSP पे बेच रहे हो, तो बाहर आप सस्ता बेचो ही क्यों? उसकी जो भी व्यापारी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा किसान भाई FPO के माध्यम से खुद व्यापार में साझा ले, उसका फ़ायदा खुद ले। लेकिन फिर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि कोई व्यापारी खरीद ले। भाई कैसे खरीद लेगा? जब मेरी किसी चीज़ के 2500 का रेट बाहर लग रहा है तो वो मेरे से 2000 रुपये में कैसे खरीद लेगा? जरा मैं क्यों बेच दूंगा? जब सरकार ने सारे प्रावधान यूं के यूं रखे हैं, मंडी व्यवस्था को यूं का यूं रखा है, MSP को यूं का यूं रखा है, और किसान को आगे बढ़ाने के लिए उसका एक रास्ता खोला है। पहले आप देखेंगे कि अपन ट्रैक्टर में ले जाते थे चीज़ें, तो उस पर तो थोड़ी कम, लेकिन मान लो दिल्ली में हमारे यहाँ से चली जाती थी ट्रॉलियाँ, तो वो इंस्पेक्टर राज और वो उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो धमका के, डरा के, किसी तरह से भाई उससे पैसे वसूल किए जाते थे। आज जब ये खुल गया है बाजार किसान के लिए, तो वो निश्चिंत होकर ट्रॉली में नहीं, अपना ट्रक में भरे जितना उत्पादन है, और जहाँ उसको बढ़िया रेट मिलता है वहाँ उसको बेचने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक ला करके दिया है। इस बात को समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा कि मेरे किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अब FPO बनाओगे, पॉली हाउस लगाना है, सरकार आपको उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। पॉली हाउस लगाइए, सब्जी भी उगाइए, गेहूँ भी उगाइए, जीरी भी उगाइए, बाड़ी उगानी है वो उगाइए, फल सब्जियां उगानी है वो करिए, और साथ में पशुपालन भी करिए। इसके साथ साथ आप ये देखें कि कितनी चीज़ें आपकी जो है ना ठीक हो जाती हैं। ये बात ज़रूर है भाई, कोई भी काम शुरुआत में समझ में कम आता है, इसीलिए थोड़ा सा भ्रम फैलाने में विपक्षी लोग थोड़े से लोगों को भ्रम में की स्थिति में डाले हुए हैं। इसका कोई MSP से और किसी भी तरह के बाहर की जो वसूली होती थी ज़बरदस्ती, उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, एक जो है विपक्ष की तरफ से बयान सुना है हमने कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से की है, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? अब ये समझने की बात, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात ये कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब मेरे गाँव में मान ले एक FPO बन गया, 2 FPO बन गए, और हमने 100 किले या 50 किले इकट्ठे करके हमारा किसान संघ बना लिया, तो कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी भाई?
ये कहाँ से कैसे ये फजूली बातें करते हैं, लोगों को ये बात समझ में बहकाने का काम करते हैं। ये तो नहीं बता रहे भाई मिलके तुम सारे अपनी खेती को अपने आप अपने हिसाब से बोलो। अब हमारे इलाके में मान लो कोई फसल अच्छी होती है, उस फसल को बोलो, और भाई 20 किलोमीटर कुछ और फसल होती है हमारे जिले के अंदर ही, उस फसल को बोलो। तो इसमें कौन सी कंपनी बाहर से आ गई और कौन सा अडानी अंबानी आ गया? कोई नहीं आया भाई। बिल्कुल धोखा देने की बात है, लोगों को बहकाने की बात है, बरगलाने की बात है। बिल्कुल लोगों को धोखा देने की बात है, डॉक्टर साहब के जो हैं वर्ड हैं। हम अब एक थोड़ा सा इससे अलग हटते हुए दर्शकों को इसके बारे में सारा जितना भी भ्रम था वो दूर हो गया होगा। डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बता दी। डॉक्टर साहब एक जगह पे और मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, केंद्र सरकार का भी राज्य सरकार का भी। कोविड-19 महामारी के दौरान जो हैं जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं सारे बंद हैं, और उसकी वजह से कितने लाखों जो हैं शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी अब तक अटकी हुई है। कहीं पे 50% मिल गई है, कहीं पे 70% मिल गई है, और कहीं पे मिली ही नहीं है। दलील ये चलती है कि भाई फीस नहीं आ रही। बात सही है, पेरेंट्स की तरफ से फीस नहीं आ रही और यहाँ पे स्कूल की तरफ से सैलरी नहीं दी जा रही प्राइवेट स्कूल्स को। क्या आपकी सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी? तक बात आप कह रहे हो कि भी स्कूल भी बंद हो गए, अब हमें अपने बच्चों की सुरक्षा भी करनी है और अपने जो अध्यापक गण हैं उनकी भी सुरक्षा भी करनी है। अब सरकारी सिस्टम में तो ठीक है कि भाई उनको हाजिरी है, आ रहे हैं, जो काम उनको दिया जा रहा है वो कर रहे हैं। ये नई परिस्थिति है तो इसका कुछ ना कुछ समाधान, सरकार ने नहीं कहा कि भी तनख्वाह मत दो, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों को ये लगता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आप ये देखिए कि उन बच्चों का भविष्य, समय और वो टाइम एक पूरा अब 6-7 महीने चले गए उनके सेशन के, वो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम हम बना रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें सुधार की तरफ आ रही हैं। जहाँ तक बात सैलरी की है तो 50-60%, 70% सैलरी सारों को देने का ये है। ये नुकसान सब ने साझा मिलकर सहन करना है, बीमारी से साझे तौर पे मिलकर लड़ना है। अकेले सरकार के बस की बात नहीं है कि भाई सरकार जो है सारी चीज़ें ये कर दे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता इसका आगे निकलेगा। ये बात आगे आ रही है कि भाई इतने सारे अध्यापक हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनका घर कैसे चलेगा। तो इसकी भी चिंता कहीं ना कहीं हमारे अभी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, समाधान निकाल लेंगे। अभी ताज़ा एक बात बताऊं मैं आपने कि जितने भी 21 तारीख से 21 सितंबर से स्कूल खुले और सब ने कि भाई स्कूल में जो है कोई भी अध्यापक जाएगा तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ जाएगा। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट टेस्ट करवा रहे हैं अभी जितने भी अध्यापक हैं, लेकिन एक सर्कुलर कल आया है सरकार का कि अब से जो प्राइवेट टीचर हैं, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, उनका जो कोविड टेस्ट होगा वो 1600 रुपये का होगा और जो सरकारी टीचर हैं उनका जो टेस्ट होगा वो फ्री में होगा। आप एक बात बताइए सर, एक प्राइवेट स्कूल का टीचर है जिसको पहले से सैलरी नहीं मिल रही, उसका परिवार नहीं चल रहा और वो 1600 रुपये देगा, और जो सरकारी स्कूल का टीचर है जो 70-80 हज़ार रुपये ले रहा है सैलरी, उसको फ्री में कर दिया गया। क्या बताइए ये सही है? देखिए ये बात इस तरह से तो नहीं है, लेकिन ये है कि सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट भी। सर आज का न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा सकता हूँ मैं आपको। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग आपके पास ज़रूर है। जो टेस्ट अलग अलग होते हैं, अब मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि एंटीजन टेस्ट होता है, एक RT-PCR टेस्ट होता है। तो RT-PCR टेस्ट का नेज़ल और थ्रोट स्वैब लेते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा पड़ता है, उसकी रिपोर्ट आती है। एंटीजन टेस्ट एक हम करते हैं, वो 600 रुपये की जो आप बात कर रहे हो वो 600 रुपये का पड़ता है। और एक एलाइजा टेस्ट होता है जो सिंपल टेस्ट होता है, वो एलाइजा टेस्ट के तो 200-250 रुपये हैं, और जो एंटीजन टेस्ट है उसके 600 रुपये रखे गए हैं, ऐसा बताया गया है। और जो RT-PCR है उसके पैसे की जो आप बात कर रहे हैं वो ये बात आपकी सच है, लेकिन एक चीज़ और भी हो रही है। अब कुछ लोग जैसे कोई विदेश में जाना चाहता है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई अपने किसी काम के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करना नहीं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ टीचर्स क्या ये प्रावधान इसीलिए किया गया था। लेकिन अब जैसे अध्यापकों की बात आप कर रहे हैं तो प्राइवेट और सरकारी का एक आप फ़र्क बता रहे हैं, इस पे ज़रूर कोई ना कोई सरकार के संज्ञान में ये बात आएगी। मैं खुद भी ये बात कहूँगा, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी ऊपर तक पहुँच नहीं पाई हैं। तो हम इस बात को आगे रखेंगे कि भाई अध्यापक चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट
संस्थाओं में लगे हुए हैं उनका इस बारे में एक प्रकार से एक ही तरह का वो टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अध्यापक को कोरोना पॉजिटिव है तो वो बच्चों को भी फिर जाके होएगा। तो टेस्ट करा कर ही जो जिनको पॉजिटिव है उनको अपना ट्रीटमेंट किया जाए, और जो ठीक ठाक हैं वो जाके स्कूलों में अपना बच्चों का के लिए पढ़ाई लिखाई का काम करवाएं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात आगे जाएगी। मैं अपनी तरफ से भी ये बात रखूंगा, और कहीं ना कहीं इसका भी सोल्यूशन सरकार अपनी तरफ से इसको निकाले। बहुत बढ़िया भाई, कहीं ना कहीं इस चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा। जितने मेरे बहन भाई परेशान हैं जो प्राइवेट स्कूल में मेरी तरह अध्यापक हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने कहा वो खुद भी इस बारे में जो है हायर अथॉरिटी से बात करके अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपना एक बार थोड़ा सा हमें परिचय दीजिए कि आप कितने साल से राजनीति में सक्रिय हैं और किस तरीके से आपका मन बना कि मैं राजनीति में आऊँ। देखिए, सक्रियता की जहाँ तक सामाजिक लाइफ में होती है वो आदमी शुरू से रखता है, तब राजनीतिक की बात सोचता है। तो ये सक्रियता तो मन में कुछ काम करने की इच्छा, अपने लोगों के बारे में कुछ अच्छा करने की इच्छा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद ही आपको व्यापक थोड़ा सा आपका दायरा होता है और आप कुछ काम करने में सक्षम होते हैं। तो काफ़ी समय से ये था, और इस बारी पार्टी ने हमारे पे भरोसा करके चुनाव लड़वाया। और कहीं ना कहीं झज्जर की हल्के की मैं बात करूं तो हमने पिछली बारी से वोटों का भी बहुत इजाफा किया और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। हालांकि हम चुनाव हार गए, लेकिन हम नहीं आ रहे, मन से नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों के अंदर एक जो उत्साह पैदा हुआ है वो उत्साह आज उस कहीं ना कहीं पछतावा भी दिखाई देता है कुछ लोगों में, और उत्साह भी बढ़ा है कि कहीं ना कहीं आगे अब हमारी भारतीय जनता पार्टी भी इस हल्के से कमल खिलाने का काम करेगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारे जो चैनल की हैं दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय निकाला और आपने कुछ सवालों का जो है हमारे चैनल पे दर्शकों के माध्यम से मैंने पूछा है। भाई, जिसने कोई भी बात पूछनी हो कमेंट जरूर कर दियो, मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर उस बात का जरूर रिप्लाई करूंगा। और आशा करूँ भाई आज जितने भी सवाल जवाब हुए डॉक्टर साहब से, आगे भी हम बुलावाएंगे। डॉक्टर साहब ने इस तरह से सवाल जवाब रखेंगे। आप लोगों के जितने भी सवाल जवाब हैं वो आप कमेंट में जरूर लिख दियो। इस चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दियो। लास्ट में एक बात कहूंगा, नुए चलांगे नुए चलावांगे और जमा कति धुआं ठावांगे। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से जो हमारे जितने डाउट्स थे वो क्लियर करे हैं। डॉक्टर साहब की बात कति जमा धुआं उठ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। बहुत धन्यवाद भाइयों, तुमने देसी हरियाणा चैनल यूट्यूब पे जाना से देसी हरियाणा लिखना से जिड़ा लिखन लग रहे हूँ देख लो, पहले नंबर पे मिलेगा तुमने देसी हरियाणा। इन्हें खोल लियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और घंटी का बटन जरूर दबा दियो।